क्लास। बेटा आज जो है हम अपना सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार यानी कि राइट्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो हम आज उसको जो है थोड़ा सा मैं आपको एक फंडामेंटल राइट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। बेसिकली वैसे तो हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि देखिए आप टॉपिक देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के टोटल 22 पार्ट्स हैं, उसमें जो थर्ड पार्ट है यानी कि अध्याय 3 जो है उसके अंतर्गत हमने क्या किया है, अध्याय 3 के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से रखा गया है इसको मौलिक अधिकारों को। और आर्टिकल बेसिकली क्या है, आर्टिकल है 12 से 35। देखिए मैंने जो है बेटे अंडरलाइन भी किया है, आप अपने जो है बुक में इस तरीके से अंडरलाइन कर लिया करो इम्पोर्टेंट चीज़ों को, जिससे कि आपको लर्न करते वक्त आसानी रहे। इसमें एक 44th जो है संवैधानिक संशोधन के बारे में लिखा हुआ है। इसको देने का क्या उद्देश्य है कि क्योंकि जो है पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार भी होता था एक, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत क्या सिस्टम रहता था कि जो संपत्ति के अधिकार का जो था वो पहले हमारा वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में उसको मौलिक अधिकारों के स्थान पर उसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में उसको रख दिया गया था। तो वर्तमान समय में अगर कोई आपसे पूछता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आप उसको बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा लीगल राइट है, यानी कि संपत्ति का अधिकार हमारा जो है कानूनी अधिकार है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज जो मैं इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगी आपके साथ, मैं बात करूंगी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 to 22 दे रखा है, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं उनमें क्या क्या बातें दे रखी हैं। जैसे जो हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है, ये सीधा जो है 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल 19 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 19 में जो है सबसे पहले ही हमको क्या दी गई हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। वो बहुत सारी कितनी हैं, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अगर उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की हम बात करें तो उसमें पहली स्वतंत्रता देखिए जो दी गई है, जिसमें जो है ये भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता। भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपने विचार प्रकट करने की उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। वो बोलकर, लिखकर या फिर अपने विचारों को छपवा करके क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। देखो लोकतंत्र में जो है इस तरीके के जो अधिकार होता है, यानी कि विचारों को प्रकट करने का अधिकार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है बेटा, जनता की राय का पता लगता है। जनता जो है वो अपना दिमाग अप्लाई करती है, वो जागरूक होती है, वो हर मुद्दे के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचती है। क्यों? क्योंकि उसको ये है कि उसकी राय का भी कोई महत्व है, उसकी विचार का भी कोई महत्व है। ठीक है, तो भाषण या लेखन की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके माध्यम से वो अपने विचार प्रकट कर सकता है। दूसरा देखो, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये भी एक फ्रीडम दी गई है कि इस तरीके से जो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्म्स मतलब हथियार, हथियारों के बिना जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। कि अगर कोई भी, जैसे आप नॉर्मली भी देखते ही रहते हैं कि अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स वगैरह लोग टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो ये सब हमें अधिकार है, ठीक है, कि लोग जो है शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठे हों, सभा करें, जुलूस निकालें, किसी भी तरीके से जो है वो इनमें अपने विचार प्रकट करें। लेकिन उन विचारों को प्रकट करते समय जो है ये ध्यान में रखना है कि उन्हें ऐसे विचार नहीं प्रकट करने हैं जिनमें जो है, या उन्हें ऐसे जुलूस नहीं निकालने हैं जो देशद्रोह के रूप में निकाले जा रहे हों, जिसमें देशद्रोह से संबंधित कोई बात की जा रही हो। ठीक है, और एक और आपको यहाँ पर दिया गया है 144, यानी कि मान लीजिए अगर कहीं पर भी जो है कर्फ्यू वगैरह लगाया गया है, ये अगर निकलना मना है, तो ऐसी स्थिति में, जैसे कि अभी आप बच्चे देख रहे थे, कोरोना वायरस के दौरान कितना बड़ा कर्फ्यू लगा दिया गया था, सबको घरों में बंद करने का आदेश दे दिया गया था। तो इस तरीके से अगर धारा 44, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्पेशली, धारा 44 जो है, अगर धारा 44 के अंतर्गत कोई भी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर निकला देखा जाता है, तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो
इस दौरान जब आर्टिकल 144 लगा रखा हो, कर्फ्यू की स्थिति हो, तब जो है शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के भी इकट्ठा होने की छूट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, कि नागरिकों को जो है अपने सभी, देखो समाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है ग्रुप्स हैं जो अपने अपने हितों के लिए क्या करते होते हैं, अपने अपने हितों के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने हित अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो ये सरकार ने ही अधिकार दिया है बेटा कि वो क्या कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं अपने अधिकारों की पूर्ति करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन इनका कार्य क्या होना चाहिए, इनका कार्य शांतिपूर्वक होना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इनका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देश के एकता और अखंडता के लिए खतरा है, तो इस प्रकार के संघ और समुदाय बनाने की सरकार की तरफ से कोई भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, कि हम जो है ये हम जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट दी एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कहीं पर भी हम मन करे, हमें यूँ लगता है हमें जाना है, ठीक है, तो हम जो है पूरी थ्रू आउट दी इंडिया कहीं पर भी आ जा सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। ठीक है, पहले जो है जम्मू JNK के अंदर इस तरीके का सिस्टम होता था कि वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो अभी तो वो सब जो है बिकॉज 370 जो धारा है वो हटा दी गई है, तो अभी जम्मू कश्मीर भी जो है वो अलग राज्य नहीं रह गया है, वो भी क्या बन चुका है, वो भी भारत की जो है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आज के समय में जाना जाता है। तो अभी तो सारे के सारे कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्रीली जो है हमको फुल फ्रीडम है इधर से उधर मूव होने की, इधर से जो है कहीं पर भी आने जाने की। ओके, अब नेक्स्ट देखो, भारत के किसी भी भाग में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता, के जो हमारा इंडिया है, इंडिया के हम किसी भी भाग में, चाहे हम जो है जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में जहाँ पर भी आपका जाने का मन करता है इंडिया में, तो आप वहीं पर जाकर के रह सकते हैं और अपनी आजीविका शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको जहाँ पर भी आप जौन से भी स्टेट में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर आपको उस स्टेट को अपना स्टेट समझ करके, अपने कंट्री का एक पार्ट समझ करके उसके में ही जो है अच्छी तरह से बिहेव करना है। ये नहीं कि आप वहाँ पर जा करके कुछ गलत काम करने लग जाए। अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद अगला है इसका, कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने या व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो किसी भी तरीके का हम, कोई भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता है तो वो सरकार क्या कर सकता है, किसी भी व्यापार का कुछ भी जो है वो अपनी मर्जी से कर सकता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, बशर्ते वो कोई इस प्रकार का जो है कोई इस तरीके का वो ना करे, इस तरीके का व्यवसाय ना अपनाए जिसके अंदर जो है वो अनैतिक रूप से हो। जैसे मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे होता है, जैसे लोगों का खरीद फरोख्त हो गई है, व्यापार करना इस तरीके से कि भाई लोगों को इस तरीके का कोई काम नहीं करना, लोगों को बेचना खरीदना ऐसा कोई काम नहीं करना है, चरस गांजा अफीम ये नशीले पदार्थों को बेचना इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कामों के ऊपर तो सीधे तौर पे जो है सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई गई है। और अगर कोई इस तरीके का काम करके अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा है तो निस्संदेह उसे पकड़ लिया गया तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए नगर के अंदर अशांति है, कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से निकलना प्रतिबंध है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम तो भाई जरूर करेंगे, व्यापार करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संस्करण, ये है नेक्स्ट हमारा, वो तो जो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी बेटे, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम थी, वो थी आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो कई बार केवल जो है आर्टिकल 19 को एक्सप्लेन करना आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप को ये 6 प्रकार की जो भी स्वतंत्रताएं हैं 6 से आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, ये 20 है। ये आप जो है बस ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। ये बिल्कुल जो है इजी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है,
ठीक है, लेकिन जब वो कार्य उसने किया था तो उस समय वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उस कार्य के लिए किसी उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मैं आज के टाइम में मान लो आपने जो है आज पेड़ तोड़ते हैं, आप एक पेड़ आज आपने काट लिया, ठीक है, तो पेड़ काट दिया तो हो सकता है आज जो है उसके ऊपर, अगर आपने पेड़ काटा है वो सरकार का द्वारा लगाया गया पेड़ था, तो हो सकता है उस पर काटने पर आपको 100 रुपये जुर्माना हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा है सिस्टम है कि भाई आपको जो है क्या किसी ने पकड़ लिया है, आपको जो पुलिस पकड़ के ले गई है पेड़ काटने के लिए, और आपको जो है किसी कारणवश वहां पर 2, 4, 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा, आपके ऊपर मुकदमा चला दिया कि भाई आपने पेड़ क्यों काटा। तो अगर मान लीजिए उस समय, जिस समय मुकदमा चलते चलते 6 महीने, साल बीत गया है, कुछ हो गया है, इस तरीके से टाइम पीरियड बीत गया है, और इस दौरान जो है सरकार के द्वारा जो है पेड़ काटने के लिए 5 लाख का जुर्माना अगर निर्धारित कर दिया गया है कि अगर किसी ने पेड़ काटा तो उस पर 5 लाख जुर्माना लगेगा, तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? आपके ऊपर तो 100 ही रुपये जुर्माना लगेगा जिस समय जो है आपने पेड़ काटा था। तो जिस समय वो कैटेगरी जो थी, अपराध की कैटेगरी के लिए जो दंड का प्रावधान था, आपको वही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसकी कोई दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उस कार्य के लिए जो है उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। बस इसमें इतनी सी बात है। लेकिन इस लाइन को ऐसे के ऐसे ही याद कर लेना आप, क्योंकि आप ज्यादा इसको अपनी भाषा में बोलो के समझ करके लिखेंगे तो आप ज्यादा उलझ जाएंगे। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए इसे भी ध्यान में रखना है, जैसे कहा जाता है, आपने सुना भी होगा अक्सर जो है कहते हैं कि 1 खून की सजा भी फांसी, 2 खून की सजा भी फांसी। ठीक है, इस तरीके के डायलॉग्स जो है पिक्चर में आते हैं। तो इसके साथ ही जो है एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाता है, और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी क्या नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी में दिखाते हैं कोई कोर्ट केस के बारे में, अगर आपने कोई सीन देख रहे हैं तो उसमें अगर मान लो वकील जबरदस्ती जो है उस व्यक्ति को प्रेशराइज कर रहा है अपना कसूर मानने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में फिर उस सामने वाला वकील उसको क्या कहते हैं, सामने वाला वकील उसको कहता है कि भाई मेरे मुवक्किल को या मेरा जो भी कैंडिडेट है उसको इस तरीके से उसके साथ बिहेव ना किया जाए, उसको जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो आर्टिकल 20 जो है उसमें 3 खास पॉइंट हैं। पहला तो किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूरी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि एक अपराध के लिए जो है एक बार ही दंडित किया जाएगा, उसे बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात जो सीधी सी है कि अगर किसी व्यक्ति ने जब कोई अपराध किया था और वो कार्य उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं था, तो ऐसे कार्य के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटे नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लो निशान। ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसको जो है ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपना जीवन जो है समाप्त कर ले। समझ रहे इस बात का मतलब कि चाहे देश जो है, देश के ऊपर संकट आ जाए तो भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जो है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भाई जो है उसको वो आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर ले। ये आर्टिकल 20 जो है बेसिकली 21 जो है वो बेसिकली देता ही क्या है, वो व्यक्ति के जीवन के लिए अधिकार प्रदान कर रहा है कि उसको जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, उसको दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अपने शरीर को के प्रति जो है वो उसको शरीर का उसको स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए बेटे, संकट काल के समय में भी जो है ये अधिकार सीमित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को संकट काल ला गया तो इसलिए भाई उसे मरना पड़ेगा, अब देश पर संकट है या उसे मरना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी अपनी, तो ये बिल्कुल जो है कानूनी रूप से अपराध है। अब जो है जब इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है 1975 जैसी, ये यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है बेटा, 1975 जैसी 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई थी और लोगों को जबरदस्ती जो है इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया गया जिसमें वो मरने पर मजबूर हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 21 तो क्या कहता है, दैहिक स्वतंत्रता की छूट देता है। इसके साथ ही जो है आर्टिकल 21A
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है बेसिकली ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है और ये कहाँ पर दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 21A में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था हमारा 2002 में। उसके बाद जो है इसको भारतीय संविधान के अंदर लागू किया गया कि जिन भी बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है, कभी कभी बेटा ये एज भी पूछ लेते हैं कि कितनी एज के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। तो जिन बच्चों की एज 6 से 14 के बीच में है उनकी बात की गई है कि उन लोगों को, उन बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है स्पेशली कि माता पिता अभिभावक क्या करें, उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार के आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से बंदी बनाया गया है, ठीक है, चाहे वो उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, तो उसको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें देखो सबसे पहला अधिकार क्या कहता है, सबसे पहला अधिकार कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराधी या बंदी के कारणों को बताए बिना जो है बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कई बार आपने फिल्मों में ही, मैंने तो देखा है इस तरीके के एग्जाम्पल, मैंने रियल लाइफ में तो मेरे को पता नहीं है कि भाई ऐसा होता है, लेकिन फिल्मों में ऐसा हमेशा से ही होता है, हम देखते आ रहे हैं बचपन से ही कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उसके खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट होने चाहिए, ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं करने चले जाते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है नज़दीकी जो भी मजिस्ट्रेट है वहाँ पर उसको पेश करना होता है, और अगर मजिस्ट्रेट की आज्ञा नहीं होगी, मान लीजिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे जेल में भी बंद नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है वो जो है कानूनी सलाह प्राप्त करने का भी उसे पूरा अधिकार है। कानूनी सलाह प्राप्त करने का मतलब क्या है कि उसे अपना वकील बुलाने का पूरा अधिकार है। समझ गए, वो अपने वकील से सलाह ले सकता है, उससे मशवरा करके, उससे पूछ करके, और वो अपनी जो भी अपनी राय है वो दे सकता है। तो इस तरीके से 4 बातें हुई बेटा। ठीक है, बिना किसी को जो है बिना अपराधी को जो है वारंट दिखाए गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार अगर कर लिया है तो विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, और उसके साथ ही जो है मजिस्ट्रेट ने अगर आज्ञा नहीं ली है, मजिस्ट्रेट से आज्ञा नहीं ली गई है, तो ऐसे में उसे जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। और बंदी को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कानूनी सलाह प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है, यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्तियों पर जो ये आर्टिकल 22 है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से 2? पहला तो जो शत्रु देश का है, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे देश में रह रहा है और उसने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है, तो उस अपराधी अगर वो हमारे दुश्मन कंट्री का है, मान लो जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक है, नॉर्मली ये होता ही ऐसे है कि पाकिस्तान के हत्थे अगर कोई इंडिया का चढ़ जाता है तो वो उसको छोड़ते नहीं है। तो वैसे ही जो है, मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। और दूसरा कौन होता है बेटा? दूसरा होता है निवारक नज़रबंदी कानून। निवारक नज़रबंदी कानून क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है एक तरीके से जो है इसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, ठीक है, तो उसने अपराध किया नहीं है, उससे पहले ही उसको शक की बिना पर ही क्या कर दिया जाता है, उसको जो है एक तरीके से जो है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अभी तो जो है अभी जेल में बंद करने की बजाय क्या करने लगे हैं कि उनको नज़रबंदी, उनको जो है उन्हीं के घर में किसी जो है सरकारी संस्थान, कोई ऐसा सरकारी स्थान है जहाँ पर उसको रेस्ट हाउस वगैरह, वहाँ पर उसको जो है नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये है कि निवारक नज़रबंदी का अर्थ जो है हमारे यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर दंड देना नहीं होता है, बल्कि ऐसा करने से पहले ही उसे अपराध करने से रोक देने के लिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। यह एक तरीके का क्या है, यह एक तरीके का पूर्वाधिकार उपाय है कि भाई हमको जो है प्रिकॉशन लिया हमने, प्रिकॉशनरी, देखो इसमें हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिकॉशनरी मेजर, तो एक तरीके से ये हमने क्या लिया है, प्रिकॉशन ली है
कोई भी कि भाई ये हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा कर दे, इसलिए हमने प्रिकॉशन ली है। ठीक है, तो इसको जो है निवारक नज़रबंदी को जो है काफ़ी इसका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया है, इसको जो है बहुत गलत बताया गया है। और कुल मिलाकर के निवारक नज़रबंदी कानून जो है भारतीय संघ की रक्षा आदि के लिए जो है निवारक नज़रबंदी कानून उसे तो इम्पोर्टेंट बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो निवारक नज़रबंदी कानून है उसके संबंध में कुछ संशोधन किए गए हैं कि भाई किसी को ऐसे ही पकड़ के बंद नहीं कर देना है। केवल जो है आपको शक हो गया और आपने उसको जो है उसको नज़रबंद कर दिया, यानी कि उसको कैद कर दिया एक तरीके से, ये गलत है। कोई सही मुद्दा होना चाहिए। तो इसके लिए जो है नज़रबंदी का मामला 2 महीने के अंदर ही जो है वो एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना चाहिए, खास बात। दूसरा जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, वो गठन जो है वो कहाँ से होना चाहिए, वो एडवाइजरी बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं बनाना है कोई भी एडवाइजरी बोर्ड। उसके बाद सलाहकार मंडल का अध्यक्ष जो है वो उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, लेकिन उसके अन्य सदस्य जो हैं वो वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। नज़रबंद किए गए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र उसकी नज़रबंदी का कारण बताया जाना चाहिए कि भाई आपको क्यों बंद किया गया है। ठीक है, इसके अलग भी जो है 1975 से 77 की आपात स्थिति के कटु अनुभवों को ध्यान में रखकर की गई थी। ये जो निवारक नज़रबंदी की गई थी तो वो इसलिए की गई थी कि भाई पहले बहुत बुरा हाल हुआ था एक बार 1975 से 77, ये आप 12th में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे ही वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं इसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। वर्तमान समय में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है इसी धारा के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है एक ऐसा कानून है बेटा जो निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था करता है। स्पेशली 2002 को जो है संसद द्वारा पारित आतंकवाद विरोधी अधिनियम, इसको जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी जो है निवारक नज़रबंदी की ही व्यवस्था की गई है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में जो है उसको पोटा की समाप्ति संबंधी अध्यादेश जारी किया गया। पोटा भी क्या है, ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ पोटा, ये जो है एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश जो स्पेशली कभी इमरजेंसी में जो है राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। जब जो मान लीजिए इसकी जो है विधानसभा की या लोकसभा की बैठक नहीं चल रही होती है, विधानसभा नहीं लोकसभा की बैठक नहीं चल रही होती है, तो ऐसे समय में जब राष्ट्रपति के द्वारा कोई विशेष कानून बनाने का आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको अध्यादेश कहा जाता है, जिसकी समय लिमिट भी केवल 6 हफ्ते ही होती है। ठीक है, जैसे ही जब बाद में फिर बैठक होगी तो उसके द्वारा पारित किए गए कानून के ऊपर पूरी चर्चा वगैरह होती है, उसको फिर फाइनली पास करना है या उसको रिजेक्ट करना है, क्या करना है उसको देखा जाता है। तो ये जो है अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के अंदर जो है दे रखा है ये अध्यादेश का। अध्यादेश में ये कहा गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि पोटा को क्या करना चाहिए, समाप्त करने का जो है उन्होंने कहा था कि पोटा को समाप्त कर देना चाहिए। पोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब विरोध करना, रोकना। तो ये जो है आतंकवाद विरोधी अधिनियम था, उसको ये कांग्रेस वालों ने कहा कि इसको क्या करो, इसको अब समाप्त करो। ठीक है, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जो है आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2000 जो है उसको 21 सितंबर 2004 को अध्यादेश द्वारा रद्द कर दिया था। जो 2000 में पारित किया गया था उसको 2004 में उसको रद्द कर दिया था, और इस तरीके से जो है ये एक्ट खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर के भी जो है अगर मान लीजिए इसमें स्पष्ट है कि अध्यादेश द्वारा पोटा की समाप्ति के बावजूद भी इस कानून के तहत चल रहे मुकदमे स्वतः ही समाप्त नहीं होंगे। बेटे ये खास बात याद रखने की है कि अगर मान लीजिएगा ये इतना जो है भयंकर एक्ट था पोटा एक तरीके से कि किसी व्यक्ति पर ये शक हो जाता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है या आतंकवादियों के साथ उसका संबंध है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है नज़रबंद कर दिया जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। अभी जो है कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा कि पोटा के तहत संजय दत्त जी भी कई दिन तक जो है जेल में रह करके आए थे, और बाद में जो है उसको पता नहीं, मुझे तो इस बात की सच्चाई का कि वो कितनी % सच्चाई है कि वो वास्तव में आतंकवादियों के साथ उनका कुछ संबंध था या नहीं था, लेकिन जो है ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से खूब ज़्यादा पता चला था कि ऐसा कुछ जो है
पाया गया था, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया था और काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में रहे थे। तो अगर मान लीजिए पहले से कोई इसके अंतर्गत इस ऐसे मुकदमे के अनुसार अगर वो जेल में है तो उसको जो है उसको जेल से आज़ाद नहीं करवाया जाएगा, उसको जो है सज़ा सुनाई जाएगी और जो भी उसकी पहले से ही जो सज़ा है वो कायम रहेगी। केवल ऐसे मामले जिनमें जांच हो रही है, जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, उनकी समीक्षा के लिए 1 वर्ष का समय अध्यादेश द्वारा तय दिया गया था। तो इस प्रकार से अध्यादेश के लागू होने से कोई नई गिरफ्तारी पोटा के तहत नहीं की गई। ये सब जो है इस तरीके की बातें हैं इसके जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से क्या है, ये कोशिश की जाती है कि देश को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए निवारक नजरबंदी कानून को अपनाया गया था। ठीक है, कि जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आलोचना इसकी देते हैं कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की आलोचना पर जो है नंबर 1 देखो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर अनेक सीमाएं लगा दी गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सत्ता के समक्ष नागरिकों की उपयुक्त स्वतंत्रताएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। ये स्वतंत्रताएं यदि एक हाथ से दी गई हैं तो दूसरे हाथ से छीन ली गई हैं। ऐसा आपको देखने में लग सकता है बेटे, क्योंकि जो है सभी स्वतंत्रताएं जो हैं वो किसी न किसी रूप से, जैसे मैंने आप सबको स्वतंत्रता चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बता ही दिया था कि स्वतंत्रता का मतलब जो है वो असीमित अधिकारों का होना नहीं है, जो आप करना चाहे वो करने का अधिकार नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ तो क्या होता है, सीमित बंधनों का होना ही स्वतंत्रता होती है। यानी कि हम वो सभी कार्य कर सकते हैं जिनसे दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो। तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे जो है ये एक तरीके से इसकी आलोचना दे रखी है, लेकिन आलोचना जो है इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, आलोचना पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे लोकतंत्र में जो है इस तरीके का, लोकतंत्र को अगर कायम रखना है और लोगों को सेटिस्फाइड भी रखना है, नागरिक जो है अपनी स्वतंत्रता को दुष्प्रयोग ना कर सकें, उनसे दुष्प्रभावित ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। स्वतंत्रताओं का लिमिटेशंस जो है उस पर ज़रूरी है कि सभी व्यक्ति क्योंकि एक समान नहीं है, शक्तिशाली और कमज़ोर लोग सब एक साथ रहते हैं। तो किसी भी प्रकार का अंदर भारत के अंदर जो है कोई सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, हत्या लूटपाट हो जाए, इस तरीके का कुछ हो जाए, उससे बेहतर ये है कि हम जो है स्वतंत्रताओं को लिमिट रखें और लोकतंत्र को जो है ज़्यादा सुदृढ़ और सक्षम बनाए रखने के लिए लोगों को अधिकार दिए हैं, तो उसका किस तरीके से वो प्रयोग करें, इसके लिए भी सरकार टाइम टू टाइम चेकआउट करती रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो है मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप जो है इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि आपको जो से भी अधिकार को आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहें, आप वहाँ पर वीडियो को ले जा करके उस अधिकार को अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में जो है, जो मैंने जितना आपको टॉपिक पढ़ाया है निवारक नज़रबंदी से रिलेटेड बेटे, वो आपकी जो है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आपको लर्न नहीं करना है। ठीक है, आपको लर्न क्या करना है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको ज़रूर लर्न करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आर्टिकल 20, 21, 22, बस ये आपको याद करना है डिटेल से। उसके अलावा निवारक नज़रबंदी वाला आप टॉपिक समझेंगे केवल, उसको याद नहीं करना है। ओके, आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।